Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the electric field and its intensity. Let's start. स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, उसके ऊपर। और हम बात करेंगे साथ ही साथ कि फील्ड लाइंस कैसी होती हैं और उनके बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की स्टूडेंट्स बात की जाए तो हम ना बहुत सिंपल तरीके से ये बात समझाते हैं कि जैसे देखिए हमारे पास अगर ये एक चार्ज है तो हमने इस चार्ज के इर्द गिर्द डिफरेंट पॉइंट्स पर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रख के देखा। अब जरा वर्ड्स फोकस कीजिएगा। सबसे पहला वर्ड मैंने बोला टेस्ट चार्ज को रख के देखा, और जब टेस्ट चार्ज को प्लेस किया तो टेस्ट चार्ज ने फोर्स बर्दाश्त की। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब टेस्ट चार्ज बी पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज बी पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है कि लाइक चार्ज इज ऑलवेज रिपेल, तो फिर जो टेस्ट चार्ज है ना ये रिपेल होना शुरू हो जाएगा इस पॉइंट से। आपने देखा कि जहां जहां पे टेस्ट चार्ज को रखा वो प्लेस उससे रिपेल कर रहा है मेन चार्ज, और हर पॉइंट पर चार्ज को रिपेल करने की जो फोर्स है, जो शिद्दत है, वो अलग अलग है। इतना ज्यादा हम चार्ज को पास लेके आते हैं उतना ज्यादा इनमें ये डिस्टेंस कम हो जाता है और फोर्स बढ़ जाती है। इतना ज्यादा हम दूर लेके जाते हैं, यही डिस्टेंस जब ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली फोर्स कम हो जाती है। तो हमने एक चीज देखी कि अगर तो एक चार्ज के गिर्द रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स बर्दाश्त की जा सकती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, अगर तो एक चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स हर डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट फोर्स एक्ट करती है, और जितनी फोर्स अलग अलग पॉइंट पे एक्ट करेगी दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी। सबसे पहली बात, हमने टेस्ट चार्ज को प्लेस करना होता है। टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज होता है, इतना स्मॉल होता है कि इट कैन नॉट डिसरप्ट, ये खराब नहीं कर सकता किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को। तभी हम इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत इजी होते हैं, क्योंकि फील्ड को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा होता। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर in which electric force can be experienced, ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स को बर्दाश्त किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं यहीं से देखूं तो एक बड़ी सिंपल सी बात कह सकते हैं कि दैट इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज कहाँ पे? एट अ सर्टन पॉइंट। क्योंकि हमने भला क्या देखा है कि हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स होती है। एट अ सर्टन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एट अ सर्टन पॉइंट in electric field students is called electric field intensity. Electric
force per unit charge is called electric field intensity. Electric force is actually K, Q, second charge is Q naught by R square. मैंने क्या कहा? पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज वाला कौन सा होता है? टेस्ट चार्ज. हम इसे शो करते हैं Q नॉट से. ये आ गया फार्मूला F का, और साथ ही नीचे कौन है? साथ Q नॉट भी तो था. ये Q नॉट स्टूडेंट्स इसके साथ कैंसल हो जाएगा, एंड रिमेनिंग पार्ट इज एक्चुअली द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. हम इसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं. एंड दिस फार्मूला KQ by R square, this formula is basically for a point charge. ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है एक पॉइंट चार्ज के लिए. जब हम इसे ओपन करते हैं तो वी कैन आल्सो राइट इट एज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वेयर. और जरा नोट कीजिएगा क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, so this is the formula of intensity in presence of vacuum. और ये क्या है? This is basically the scalar form. अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म के लिए फिर डायरेक्शन के लिए पोजीशन वेक्टर को भी आना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि अगर तो इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म ड्रॉ की जाएगी, so that is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वेयर. और यहाँ पर आ जाएगा R का यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वेयर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी, जबकि दिस R कैप, दिस इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी. हमारे पास ये आ गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला. अगर यूनिट देखा जाए तो नोट कीजिएगा, यूनिट बन जाता है E इज इक्वल टू F बाई Q. सो इट कैन बी रिटन एज न्यूटन पर कूलम. इट कैन आल्सो बी रिटन एज वोल्ट पर मीटर. अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे वो कैसे बन सकता है. अगर मैं इसे यूनिट को बेस टर्म्स के अंदर लिखूं तो ये बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर अम्पेयर. कूलम होता है अम्पेयर सेकंड, सो पर कूलम हो जाएगा पर अम्पेयर पर सेकंड. सो दिस बिकम्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर अम्पेयर. कई बार MCQ हमें इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स बी स्टूडेंट्स पूछा जाता है. चलिए अब हम आगे चलते हैं. हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है, हम उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एंड व्हाट इज इट्स यूनिट. अब क्योंकि ये वेक्टर है तो इसकी एक खास डायरेक्शन भी होनी चाहिए. सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग फोर्स. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स. जहां पे सिम्थ इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी वहीं पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी पाई जाएगी. जरा नोट कीजिएगा, इन सब चीजों से हमने एक चीज नोट की, और वो ये कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट पॉइंट्स पे अलग अलग है. मैं आपको कुछ बचाता वैसे यही हूं कि यहां पर हम फॉर चलें फील्ड लाइंस की तरफ, लेकिन इन सब को पढ़ने का मेरे नज़दीक बेहतरीन तरीका ये है कि साथ ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिस्कस कर लिया जाए, ताकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की जाए तो हमें मुकम्मल नॉलेज हो उस चीज़ का. तो चलिए साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी. साथ ही डिस्कस होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम जनरली एब्सोल्यूट
पोटेंशियल भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो नेम्ड एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब जरा नोट कीजिएगा कि व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कि जब भी हमने एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई और चार्ज बाहर से लेके आना होता है। फर्ज करें ये एक पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड से बाहर है, मैंने इसको यहाँ पर लेके आना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक लाने में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको फील्ड के अंदर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करना शुरू कर देगा। रिपेल करने की वजह से ये चार्ज तो यहाँ से बाहर जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं कि फिर भी रिपल्शन के बावजूद ये चार्ज इस पॉइंट पर आए, तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, मुझे वर्क करना पड़ेगा, जिस वर्क की वजह से ये डिस्टेंस तय करेगा। जितना वर्क मैंने इस चार्ज पे किया ताकि ये इस पॉइंट पर आ जाए, दैट वर्क डन पर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एब्सोल्यूट भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम उसे फील्ड के बाहर से इन्फिनिटी से लेके आ रहे होते हैं। यहां पर इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं बनता कि ये चार्ज को हम बहुत दूर से लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये बनता है कि हम इसको फील्ड के बाहर से लेके आ रहे हैं। हम ये बात कह सकते हैं कि वर्क डन पर चार्ज, जो वर्क किया गया है चार्ज के ऊपर, कब बोला, जब हम उसे इन्फिनिटी से लेके आए हैं, ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, व्हेन चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, तो फिर हम उसे कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं यहीं से इसके फार्मूला की बात करूं तो शो करते हैं हम सिंबल पोटेंशियल का V से, और W बाय Q हम इसे कह सकते हैं। अब नोट कीजिएगा यहां बड़ी सिंपल सी बात, W बाय Q हमने कह दिया है। अगर तो हम इसको कुछ यूं लिखें कि W इज F डॉट D which is the basic formula of work by charge, और हम ये बात जानते हैं कि this F by Q is electric field intensity, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि V is equal to intensity और D। अब क्योंकि जो चार्ज की फोर्स है इस पर, जो चार्ज सेकंड फोर्स पर फोर्स लगा रहा है वो तो रिपेल कर रहा है, फोर्स तो आउटवर्ड साइड पे है, लेकिन मेरे वर्क की वजह से चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, इनवर्ट साइड पे। फिर इनमें एंगल कितना बन गया 180। जब डॉट को ओपन करेंगे तो कॉस आता है, ये आ गया ED cos 180 जो कि होता है -1, तो V आ जाएगा -ED, जहां से हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू -V/D। स्टूडेंट्स यहीं से हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट B, और अगर आप इसी को पढ़ें इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो जरा नोट कीजिएगा। अभी तो हमने ये बात किया ना कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से लाया जा रहा है। अगर हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से ना लेके आते, अगर हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही उसकी पोजीशन चेंज करवाते, जैसे कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये है इसकी फील्ड, और हमने एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ करवा दिया मूव। अब नोट कीजिएगा, क्या यहां पर पोटेंशियल नहीं होगा इसके पास,
यहाँ पर पोटेंशियल B होगा। क्या यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये V1 है और ये V2 है, तो हमने उसको पोटेंशियल नहीं दिया, हमारा किया गया वर्क उसका पोटेंशियल नहीं है, हमारे किए गए वर्क ने उसके पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट किया। तो अब की बार हम कह सकते हैं कि जो हमने वर्क किया है चार्ज के ऊपर वो पोटेंशियल नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि चार्ज पहली फील्ड में था। और हम इसको डेल्टा U बाई क्यू भी कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा होता है पार्ट 1 में कि वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। एनर्जी तो पहले भी उसके पास होगी, मैंने वर्क किया, एनर्जी ज्यादा होगी। अब जितना मैंने वर्क किया है वही एनर्जी तो उसके पास नहीं ना है, पहले भी तो थी, तो चेंज इन एनर्जी आया। अगर मैं इन दोनों में देखूं W बाई क्यू या फिर W बाई क्यू डेल्टा U बाई क्यू, तो इन दोनों में जो यूनिट आता है ना हमारे पास पोटेंशियल का, वो आता है जूल पर कूलम्ब। अगर मैं यहां से देखूं जूल पर कूलम्ब, तो मैं इसको न्यूटन मीटर पर कूलम्ब भी कह सकता हूं, जिसको हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। एंड exactly this is the unit of potential difference। हम इसको जूल पर कूलम भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम भी कह सकते हैं, जबकि इसके अलावा हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। और चाहे बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्यूट की हो रही हो या फिर चाहे बात पोटेंशियल डिफरेंस की हो रही हो, हम इन दोनों को इक्वल टू वोल्ट कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एब्सोल्यूट दोनों क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज है। बोथ आर बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज। अब नोट कीजिएगा, मैं सब कुछ आपस में रिलेट करने लगा हूं। हमने कहा V होता है W बाई क्यू, हम V को E टाइम्स D भी कहते हैं नेगेटिव के साथ, जबकि ये नेगेटिव इस बात का सबूत होता है कि चार्ज, और ये चार्ज भला कौन सा टेस्ट चार्ज की बात हो रही है, इट मूव्स टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, हाई से लो की तरफ जाता है हमेशा। अभी हम देखते हैं हाई क्या है और लो क्या है। और एक और चीज, अगर मैं यहीं पर देखूं कि V इज इक्वल टू ई डी, और अगर मैं इससे कुछ यूं लिख दूं कि जैसा कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू ई आर, तो क्या ये बात ठीक नहीं है? देखें ना, E के साथ जो माइनस साइन है वो मैग्नीट्यूड का पार्ट तो नहीं ना है, वो तो बता रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ को होगी। जो E हमारे पास है, E आ जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, साथ आ गया R। स्टूडेंट्स ये एक R ना इसके साथ कट गया, तो जो बाकी बचा हमारे पास दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। सो दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए है, के क्यू बाय आर स्क्वेयर पॉइंट चार्ज के लिए है। तो फिर ये किसके लिए है? हम इसको प्लेट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। These are also used for charged plates, पॉइंट चार्जेस के लिए नहीं, हम इनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें नहीं कर सकते। These are solely for point charges। आप जरा नोट कीजिएगा, मुझे पता लग गया कि मेरे पास इंटेंसिटी क्या है, हमारे पास पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर इनके एमसीक्यूज की, और फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिहाज से। अगर ऐसे हम देखें तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ 10 न्यूटन फोर्स is experienced by charge of 2 Newton
then what will be electric field intensity? यहां पर अल्फा ऑप्शन आ गया 20 न्यूटन पर कूलम, बीटा 5 न्यूटन पर कूलम, चार्ली 10 न्यूटन पर कूलम, डेल्टा 2 न्यूटन पर कूलम। अगर फर्दर देखा जाए स्टूडेंट्स तो E इज इक्वल टू F बाई Q, क्योंकि मुझे गिवन है सब कुछ स्केलर फॉर्म में, तो हम सिंपल लिखेंगे वेक्टर फॉर्म को निकाल के E इज इक्वल टू F बाई Q। F इज 10 न्यूटन, चार्ज इज 2, आंसर इज 5 न्यूटन पर कूलम। So beta is the most suitable answer in this case. हम इस क्वेश्चन को यूं भी कह सकते हैं, हमारे पास सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है कि if a charge of 2 coulomb is placed in potential difference of 27 volt. If a charge of 2 coulomb is placed in potential difference of 27 volt, then energy of the charge will be energy of the charge। स्टूडेंट्स ये बात ना अपने जहन में बिठा लें कि हमने जब भी बात करनी है ना एनर्जी ऑफ द चार्ज की, तो हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है। एनर्जी ऑफ द चार्ज की बात करेंगे तो सिर्फ एक फार्मूला है, और वो है W इज इक्वल टू QV। आपको याद है यहीं से आप निकालते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, वो भी यही था ना, Q की जगह इलेक्ट्रॉन था, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। Q क्या आ गया 2, V कितना आ गया 27, दिस बिकम्स 54 वोल्ट कूलम्ब कह सकते हैं या 54 जूल्स कह सकते हैं। आंसर इज डेल्टा। स्टूडेंट्स साथ ही क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, जरा नोट कीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is vector form of electric field intensity is अल्फा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square R vector, बीटा is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R cube R vector, Charlie is 1/4 pi epsilon naught Q by R vector, and delta is 1/4 pi epsilon naught Q by R cube R यूनिट वेक्टर। अब आप देख रहे हैं कि शायद इसमें से तो कोई भी करेक्ट नहीं बनता। स्टूडेंट्स जरा नोट कीजिएगा, हम इस बात को जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ R। इनमें से कोई भी इसके मुताबिक नहीं है। हम ये बात भी जानते हैं कि अगर सब कुछ बिल्कुल सेम रहे
तो जो r यूनिट वेक्टर है, दिस कैन बी रिटन एज r वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। और देखिएगा r स्क्वेयर जब r से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स r क्यूब। So the formula, the vector form of electric field intensity becomes Q by R cube and this is R vector. So अगर यहाँ से देखा जाए स्टूडेंट्स तो बीटा इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। अब फर्दर देखते हैं हमें अगर तो फील्ड लाइंस के लिहाज से पूछा जाए ना तो वहां से बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमसे ये पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर। अल्फा ऑप्शन है रेडियली इनवर्ड, बीटा है रेडियली आउटवर्ड, चार्ली है बोथ ए एंड बी, जबकि डेल्टा है नन ऑफ दीज। हमें स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव चार्ज भी पूछा जा सकता है कि ऑफ नेगेटिव चार्ज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की कैसे होती हैं, और हमें ऑप्शंस यही सेम बता दी जाती हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की रेडियली इनवर्ड होंगी, क्या नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, रेडियली आउटवर्ड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों भी हो सकती हैं, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्ज को जस्टिफाई नहीं करता। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ने की जरूरत है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अब प्रॉपर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन असल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये असल में शेप शक्ल में शो किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को। किसने शो किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय माइकल फैराडे। इस स्टेप का सेहरा माइकल फैराडे को जाता है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेपरेटली। जैसे नोट कीजिएगा, अगर मैं सेंटर में लाइन ड्रॉ करूं और यहां पर बात की जाए पॉजिटिव चार्ज की, तो जरा नोट कीजिएगा, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। हमने इसके इर्द गिर्द डिफरेंट प्लेसेस पर टेस्ट चार्ज को रख के टेस्ट किया। जब टेस्ट चार्ज यहां पर पड़ा हुआ था ना, तो इस पॉजिटिव ने इस टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ को रिपेल किया, यहां भी बाहर रिपेल किया, यहां भी बाहर रिपेल किया, यहां भी बाहर रिपेल किया। अगर यहां पर होता तो ऐसे होता, यहां पर होता तो इस तरह से मूव करता, हमारे पास यहां पे इस तरह से और इस पॉइंट पे ऐसे। हमने टेस्ट चार्ज को रख के लाइंस को ड्रॉ किया है और हमें आइडिया हुआ
कि अगर तो सिंगुलर पॉजिटिव चार्ज होता तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती, और अगर यहीं पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो इन केस, तो नेगेटिव चार्ज वाले केस में हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है। हमारे पास एक ही तो टेस्ट चार्ज है, हमने उस टेस्ट चार्ज को डिफरेंट जगह प्लेस करना है। हमने यहाँ प्लेस किया, यहाँ प्लेस किया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव अट्रैक्ट होता नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव के पास चला गया फौरी। हमने नेगेटिव चार्ज के जिस तरफ भी टेस्ट चार्ज को प्लेस किया तो नेगेटिव चार्ज ने उसे अपनी तरफ खींच के अट्रैक्ट ही किया है, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। अगर हम इसको प्रॉपर व्यू में देखें तो पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर रेडियली इनवर्ड। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को देखूं अपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर, पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होना चाहिए। सो दीज आर ओवर करेक्ट ऑप्शंस। यहां पर फर्दर क्वेश्चन हमसे पूछा भी जाता है कि वाई टेस्ट चार्ज is used to determine electric field lines। हमें अल्फा ऑप्शन ये दी गई, it has small size, बीटा ऑप्शन थी it has less magnitude, चार्ली ऑप्शन थी it has पॉजिटिव नेचर, और डेल्टा ऑप्शन ये थी it is so small that it cannot disrupt electric field। तो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी कंफ्यूजन, हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि हमने टेस्ट चार्ज को इसलिए रखा होता है क्योंकि दूसरे चार्ज की अपनी फील्ड बरकरार रहती है। टेस्ट चार्ज दूसरे चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। सो ऑप्शन बगैर किसी डाउट के क्या है, डेल्टा है। अच्छा, अगर मैं टेस्ट चार्ज को प्लेस ना करता, अगर तो मैं प्लेस करता दो लाइक चार्जेस को, तो फिर केस कैसा बनता। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लाइक चार्जेस की। अगर तो दो चार्जेस सिमिलर नेचर के होते, जैसे दो पॉजिटिव या फिर दो नेगेटिव, तो फिर हम कैसे केस देख सकते थे। तो चलिए नोट करते हैं। अगर दो पॉजिटिव होते तो फिर केस कैसा होता। आपको पता ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो रिपल्सिव नेचर को शो करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे से क्या होंगी, रिपेल होंगी। स्टूडेंट्स, क्या आपने यहाँ पे एक चीज नोट की है? एक चीज नोट कीजिएगा कि जब मैंने अब टेस्ट चार्ज को प्लेस नहीं ना किया, स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे प्लेस किया है किसको, दो सेम मेजर चार्जेस को। और क्योंकि हमने प्लेस किया है मेजर चार्जेस को, तो नोट करें कि दोनों की फील्ड डिसरप्ट हो गई है। दोनों की फील्ड पहले की तरह सेम नहीं रही, उनमें फर्क आ गया। यही फर्क टेस्ट चार्ज नहीं लेके आता। और अगर मैं यहीं पर बात करता हूं दो नेगेटिव चार्जेस की, फर्ज कर लीजिए एक स्मॉल इनका बनाना चाहता हूं मैं, तो वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। बस फर्क ये होगा कि ऑल द लाइंस that are
टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, अगर तो मैं दोनों लाइक में नेगेटिव को लेता हूं तो ठीक है। तो फिर कुछ इस तरह से हमारे पास चार्जेस बनेंगे, लेकिन उन सब की जो लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड होनी चाहिए। अब जरा नोट कीजिएगा, अगर मैं इस केस में देखूं तो सेंटर पार्ट में एक ऐसा रीजन गेन हुआ है जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है। दिस सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड जीरो फील्ड रीजन। हम इसको जीरो फील्ड रीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा, अगर लाइन नहीं ना है तो फिर इस रीजन में इंटेंसिटी की वैल्यू भी नहीं है, और अगर इंटेंसिटी नहीं है तो फिर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होनी चाहिए। तो जीरो फील्ड, अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस कर दूंगा ना तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग सकती क्योंकि कोई लाइन ही नहीं पास कर रही। और अगर मैं ये सेम केस ड्रॉ करता इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस, फर्स्ट कर लीजिए कि मेरे पास अनलाइक चार्जेस हैं। चार्जेस ऐसे हैं जिनकी नेचर आपस में ऑपोजिट है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। और आप बताएं केस कैसा बनेगा। आपको पता है पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को, तो पॉजिटिव से निकलने वाली तमाम लाइंस नेगेटिव में उसकी तरफ बेंड हो जाएंगी, और ये देखिएगा तमाम पॉजिटिव निकलने वाली लाइंस नेगेटिव में एब्जॉर्ब हो रही हैं। और बिल्कुल सेम केस होगा इस नेगेटिव का भी, यहां से भी निकलने वाली तमाम लाइंस नेगेटिव में एब्जॉर्ब हो रही होंगी। सो दिस इज द केस इन अनलाइक चार्जेस। अब अगर यहां पे देखें ना, सो द जीरो फील्ड रीजन अकर्स बिहाइंड द चार्जेस। इस केस में वो बिहाइंड द चार्जेस बनता है। अगर तो मैं लाइक चार्जेस की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जीरो फील्ड रीजन बिटवीन चार्जेस बनता है, चार्जेस के दरमियान में बनता है। जबकि इस केस में अगर मैं देखूं तो ये जीरो फील्ड रीजन, जीरो फील्ड रीजन, अगर इसको मैं देखूं स्टूडेंट्स तो ये कहां पर, बिहाइंड द चार्जेस बनना चाहिए। और प्रॉपर्टी सेम ही है, इधर भी कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। अच्छा, जरा नोट कीजिएगा, यहां से हम बड़ी डिटेल पढ़ने लगे हैं, बड़ी प्यारी किस्म की। फर्ज कर लीजिए मेरे पास दो सिमिलर लाइक चार्जेस हैं, दो सिमिलर लाइक चार्जेस हैं। जैसे अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम का है तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम का है। अगर दो सिमिलर लाइक चार्जेस हैं तो फिर जीरो फील्ड रीजन बिल्कुल सेंटर में बनता है। अगर तो दो सिमिलर चार्जेस हों तो जीरो फील्ड रीजन एग्जैक्टली एट सेंटर बनेगा। और अगर तो ये चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के ना हों, ये 1 कूलम है जबकि ये 2 कूलम है, तो अब की बार जीरो फील्ड रीजन छोटे वाले चार्ज के वीकर चार्ज के पास बनता है। अगर तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं, स्टूडेंट्स, तो हमेशा जीरो फील्ड रीजन नियर
स्मॉलर चार्ज बनता है, क्योंकि वो वीक होता है ना। जीरो फील्ड रीजन इज बेसिकली कैंसलेशन ऑफ टू फील्ड्स। तो अगर तो दोनों सेम है तो सेंटर में बनेगा, अगर दोनों सेम नहीं है तो बड़े वाले चार्ज के पास स्ट्रेंथ ज्यादा है अल्टीमेटली, क्योंकि देखें ना के क्यू बाई आर स्क्वायर, व्हेन क्यू इज ग्रेटर ई विल बी ग्रेटर। तो इसके पास स्ट्रेंथ कम है, छोटे की स्ट्रेंथ कम है तो उसी के पास बनेगा जीरो फील्ड रीजन। अगर मैं यहां से देखूं इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस, तो फिर जरा नोट कीजिएगा, इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस अगर तो ये पॉजिटिव है और इसके साथ है एक नेगेटिव चार्ज और दोनों सेम नेचर के, ये भी 1 कूलम है और ये भी 1 कूलम है, तो अगर दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, मतलब मैग्नीट्यूड इनकी सेम है, तो फिर दोनों के बिहाइंड बनेगा एट सेम डिस्टेंस। अगर तो सिमिलर हैं, अगर तो सेम मैग्नीट्यूड है, तो दोनों के बिहाइंड बनेगा स्टूडेंट्स सेम डिस्टेंस पर। लेकिन अगर तो एक चार्ज छोटा और एक चार्ज बड़ा है, ऐसे फर्ज कीजिए कि ये चार्ज छोटा है लेकिन हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है उससे हम और छोटा कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज और छोटा है। अब बताइए, हमारे पास चार्ज पॉजिटिव वाला बड़ा है, नेगेटिव चार्ज छोटा है, फिर इस केस में छोटे वाले के बिहाइंड करीब बनेगा जबकि इसके बिहाइंड दूर बनेगा। क्योंकि ये इससे बहुत ज्यादा दूर बन जाता है तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करते। हम कहते हैं कि अगर तो अनलाइक चार्जेस में डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हों तो फिर बिहाइंड स्मॉलर बनता है। हालांकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से ना वो अवे मूव कर जाता है, लेकिन क्योंकि इसके ज्यादा पास बनता है तो फिर हम कंसिडर स्मॉलर को ही कर लेते हैं इस केस में। अब नोट कीजिएगा, अगर यहां से हमें क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन की फॉर्म में ये पूछा जाए कि जीरो फील्ड रीजन कैलकुलेट कैसे करना, तो वो हम कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं आ सकता है, if there are two charges and magnitude of first charge is 16 microcoulomb and magnitude of second charge is 4 microcoulomb, 16 microcoulomb and 4 microcoulomb. If these charges are placed 3 meter apart, then where will be जीरो फील्ड रीजन। जीरो फील्ड रीजन कहां पर पैदा होगा। सबसे पहले हमें ऑप्शन दी जाती है 1 मीटर, बीटा इज 2 मीटर, चार्ली इज 3 मीटर, डेल्टा इज 6 मीटर। जरा नोट कीजिए, हमें ये नहीं बताया गया कि डिस्टेंस किस चार्ज से है। अगर हमें ये बात कंफर्म ना की जाए कि डिस्टेंस किस चार्ज से कैलकुलेट किया जा रहा है तो फिर हमेशा हम बाय कन्वेंशन स्मॉलर चार्ज की ही बात करते हैं, ऐसा हमने पहले पढ़ा भी था। अब यहां पर हम पढ़ेंगे एक शॉर्टकट, वो आपने याद रखना है, जो आपको बहुत ज्यादा इन क्वेश्चंस में आसानी देगा। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर तो हमारे पास हो लाइक चार्जेस, अगर क्या हो लाइक चार्ज से, यहाँ पे 16 एंड 4 दोनों पॉजिटिव है, वैसे मामला बनता है अंडर रूट ऑफ स्मॉलर चार्ज बाय अंडर रूट ऑफ बिगर चार्ज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ स्मॉलर चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब इसमें खूबसूरती ये है कि अगर तो स्टूडेंट्स बात हो रही है लाइक चार्जेस की, अगर लाइक चार्जेस की बात हो रही है तो हमेशा प्लस आएगा, और स्टूडेंट्स अगर हम बात कर रहे हैं अनलाइक चार्जेस की
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अनलाइक चार्जेस तो फिर हमेशा नेगेटिव आएगा। हमें यही सेम फार्मूला अप्लाई करना है इन केस ऑफ जीरो फील्ड रीजन। तो चलिए चेक करते हैं हम कैसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। पहले हम यही कैलकुलेट करते हैं बाय प्रॉपर मेथड, फिर हम उसको इससे कंफर्म करेंगे। जैसे नोट कीजिएगा, हमारे पास यहां पर आ गया 16 माइक्रोकूलम, साथ आ गया 4 माइक्रोकूलम, और क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, सिमिलर है, तो छोटे वाले के पास इधर ये चार्ज के पास बनेगा जीरो फील्ड रीजन। अच्छा, जो डिस्टेंस 16 का 4 से है ना, वो r है, उसे मैंने कहा है 3 मीटर, और जो डिस्टेंस 4 का जीरो फील्ड रीजन से है ना, ये x है। ठीक है, तो जो बाकी बचा, जो डिस्टेंस जीरो फील्ड रीजन का किससे हुआ भला, 16 से, तो वो क्या आया, वो r माइनस x आ जाएगा। यूं r वाला कितना है, 3 है, कितना बन गया, 3 माइनस x बन गया। इस पॉइंट पर दोनों की इंटेंसिटी जीरो होती, तो हम कहते हैं कि दोनों की सेम है, जीरो है। इवन आ गया k q बाय जो डिस्टेंस बन रहा है q1 का, दैट इज r माइनस x का स्क्वायर। इधर आ गया k q2 जो इसका डिस्टेंस बन रहा है इससे, वो आ गया x स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये k कट गया इस k के साथ। q1 वाला कितना है, मैं माइक्रो की बात नहीं कर रहा, वो कट जाएंगे ऑटोमेटिकली आपस में। मैं लिख रहा हूँ 16 10 पावर माइनस 6, q2 आ गया 4 क्रॉस 10 पावर माइनस 6, नीचे आ गया x स्क्वायर, जबकि यहाँ पे आ गया 3 माइनस x का स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइक्रो कट गया माइक्रो के साथ। मैंने कहा बाय टेकिंग अंडर रूट एट बोथ साइड्स, रूट एट बोथ साइड्स, इधर आ गया 4 बाय 3 माइनस एक्स, इधर आ गया 2 बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, 4x इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, इधर आके प्लस हो जाएगा, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 6, 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1 मीटर। स्टूडेंट्स ये है हमारा आंसर। इतना वक्त तो नहीं है कि ये सारा काम बार बार करते रहें, क्यों ना हम इससे सॉल्व करके देखें। तो नोट कीजिएगा, अंडर रूट ऑफ स्मॉलर चार्ज, 4 का रूट क्या होता है 2, अंडर रूट ऑफ बिगर चार्ज, रूट ऑफ 16 इज 4, लाइक थे प्लस आएगा, रूट ऑफ स्मॉलर फिर 2 इनटू आर कितना है 3 है, 2 टाइम 3 कितना हुआ 6, 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, 6 बाय 6 कितना आ गया 1। दिस इज डायरेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, इफ देयर आर 2 चार्जेस, फर्स्ट चार्ज इज 4 माइक्रोकूलम, जबकि सेकेंड चार्ज इज -1 माइक्रोकूलम and distance between them is 3 meter, then where will be zero field region? Options बिल्कुल सेम है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड डेल्टा इज 6 मीटर। तो जरा सिंपली नोट कीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा शॉर्टकट, रूट ऑफ स्मॉलर चार्ज, रूट ऑफ 1 होता है, साइन नहीं लेना, मैग्नीट्यूड की बात करनी है। रूट ऑफ बिगर चार्ज 4 का रूट 2 होता है, माइनस अनलाइक के माइनस आता है, रूट ऑफ 1 होता है इंटू 3, 1 बाय 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। डायरेक्टली ये आंसर आएगा। स्टूडेंट्स आप ना इसको प्रॉपर सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आंसर 3 आएगा।
अब हम फर्दर देखते हैं कि हमने लाइंस के बारे में क्या क्या डिस्कस करना है। जैसे कि फर्ज कीजिए हमें अब लाइंस दे दी जाती हैं और हमने बताना है कि उन लाइंस में प्रॉपर पैटर्न कैसे होगा। दिस इज फर्स्ट केस। लाइंस कुछ यूं गिवन है। दिस इज सेकंड केस। हमारे पास लाइंस का पैटर्न कुछ यूं है, जबकि थर्ड केस इज समथिंग लाइक दिस। हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न है इन लाइंस का, और हमें साथ ही यहां पर दे दी गई तीन तीन पॉइंट्स। दिस इज ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। स्टूडेंट्स ए, बी एंड सी। और हमें साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, सही कौन सा है। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ सी। बीटा है इंटेंसिटी ऑफ ए is equal to intensity of B is equal to intensity of C. Charlie है intensity of A is less than intensity of B less than intensity of C. जबकि डेल्टा है intensity of A is equal to intensity of C and greater than intensity of B. बताइए कौन सी ऑप्शन ठीक है। सबसे जो पहला काम कर लें स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि लाइंस हैं किसकी। ये लाइन का पैटर्न किसका होता है। जब हमारे पास एक अकेला पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी रेडियली आउटवर्ड्स लाइंस होती हैं कुछ इस तरह से। ये पैटर्न किसका है। जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और सामने नेगेटिव चार्ज, जब टू अनलाइक चार्जेस हों। स्टूडेंट्स ये पैटर्न किसका है। जब हमारे पास दो पैरेलल चार्ज्ड प्लेट्स हों तो फिर ऐसी लाइंस आती हैं। हम इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे भी कैपेसिटर में जाके। अब जरा फर्दर देखिएगा, हमने एक चीज नोट की थी कि जितना फासला कम इंटेंसिटी ज्यादा। अगर तो अकेले चार्ज की बात करें ना तो स्टूडेंट्स अकेले चार्ज पर अप्लाई हो सकता है KQ/R²। तो एक का सबसे कम फासला है तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम B की और उससे कम C की। तो अगर इस केस में देखा जाए तो इसका ऑप्शन है अल्फा। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस केस। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, आप नोट करें जब भी हमने कूलम फोर्स की बात की, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात की, हमने दोनों में बात की मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की, नेचर ऑफ चार्जेस की नहीं। लेकिन जब आपने बात की ना पोटेंशियल की तो वहां पे नेचर ऑफ चार्ज काउंट हुई, तभी तो नेगेटिव साइन आया था कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इंटेंसिटी और फोर्स में नेचर ऑफ चार्ज मैटर नहीं करती, लेकिन पोटेंशियल में तो करती है। अगर यहां हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स जो फासला इस चार्ज का A से बन रहा है उतना ही फासला तो चार्ज का C से बन रहा है। अब देखें दोनों चार्जेस अलग अलग है लेकिन दोनों का डिस्टेंस तो सेम है ना, तो फिर A और C पे इंटेंसिटी सेम होगी। लेकिन पॉजिटिव से भी B दूर है और नेगेटिव से भी B दूर है, दोनों का फासला ज्यादा है। जब फासला ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली इंटेंसिटी तो कम हो जाती है। तो A और C पे इंटेंसिटी सेम है लेकिन B पे इंटेंसिटी उन दोनों से कम है क्योंकि B दोनों चार्जेस से दूर पाया जाता है। और याद रखिएगा कि पैरेलल प्लेट्स के अंदर, पैरेलल प्लेट्स में हमेशा यूनिफॉर्म इंटेंसिटी होती है।
पैरेलल प्लेट्स में हमेशा इंटेंसिटी हर पॉइंट पर बराबर होती है। तो अगर हम इस केस की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स इस केस के लिए बीटा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए हमने कैसे 3 एमसीक्यूज को इकट्ठे सम अप कर लिया। अच्छा, अगर तो मैं इंटेंसिटी की बात नहीं करता, अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल की, तो फिर क्या होगा? याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव इज टेकन एज हाई पोटेंशियल, नेगेटिव इज टेकन एज लो पोटेंशियल, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप किस चार्ज के पास है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, यहां पे नेचर मैटर करती है। पॉजिटिव इज ऑलवेज हाई पोटेंशियल। इनमें से ए पॉजिटिव के पास है और बाकी दूर होते जा रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर होता है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से डिस्टेंस इंक्रीज करेगा पोटेंशियल तो कम होता रहेगा। तो पोटेंशियल ए पे ज्यादा, बी पे कम, सी पे उससे भी कम। अब यहाँ पे देखें, पॉजिटिव के पास कौन है? ए। नेगेटिव के पास कौन है? सी। तो ए हाई, फिर बी और फिर सी। यहाँ पे देखें, पॉजिटिव के पास कौन है? ए। नेगेटिव के पास कौन है? सी। तो ए हाई, फिर बी और फिर सी। इन तीनों में पोटेंशियल का एक ही बिहेवियर है, और वो क्या है कि वी ए, फिर वी बी और फिर वी सी। स्टूडेंट्स, दिस इज द बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल इन दिस केस। यहीं से एक और एमसीक्यू कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि बताएं, विच ऑफ फॉलोइंग लाइन इज करेक्ट। बताइए कौन सी लाइन बिल्कुल ठीक है। वो कैसे जज करेंगे? सिंपल नोट कीजिएगा, ये हमारे पास एक बॉल है और इस में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, एंड दोज आर समथिंग लाइक दिस। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जबकि एक लाइन ये है। इन्हें हमने नाम दे दिए, दिस इज ए, बी, सी एंड डी, एंड दीज आर द ऑप्शंस एज वेल। पूछा गया है कि बताइए किस लाइन के इंसर्ट होने का पैटर्न बिल्कुल ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एब्जॉर्ब भी और हमेशा एमिट भी, एब्जॉर्ब भी और चार्ज से एमिट भी कैसे होती है? परपेंडिकुलरली। हमेशा एब्जॉर्ब भी और एमिट भी होती है परपेंडिकुलरली। एंड सिर्फ डी वो लाइन है जो सरफेस के साथ एंगल स्टूडेंट्स 90 बना रही है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, और कोई भी करेक्ट नहीं है। हमेशा लाइन ने बॉडी के अंदर नॉर्मल ही इंसर्ट होना होता है और नॉर्मल ही निकलना होता है। एक क्वेश्चन हम और करेंगे साथ ही, इफ देयर इज अ cloud, if there is a cloud और इस क्लाउड से इस सरफेस ऑफ अर्थ पर बिजली फॉल करती है, थंडरबोल्ट फॉल करता है, ये थंडरबोल्ट फॉल किया बादलों से जमीन की तरफ। कहता है इस थंडरबोल्ट में जो चार्जेस इन्वॉल्व थे वो 500 कूलम थे। जो डिस्टेंस है क्लाउड से लेके सरफेस ऑफ अर्थ तक का
डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और जिस फोर्स से थंडरबोल्ट आया वो 125 न्यूटन है, बताइए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि लाजमन सी बात है, जो क्लाउड है ना, क्लाउड इज एक्टिंग एज हाई पोटेंशियल, सरफेस ऑफ अर्थ इज एक्टिंग एज लो पोटेंशियल, और जब चार्जेस बहुत ज्यादा हो गए ना, फिर वो थंडरबोल्ट की शक्ल में लो पोटेंशियल पे आ गए, जैसे हाई से लो मूव करना होता है। तो बताइए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कि ऐसा हो सके। अल्फा इज 125 वोल्ट, 250 वोल्ट, 500 वोल्ट और 100 वोल्ट। हमने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल सा फार्मूला है W बाई क्यू। W होता है एफ डी बाई क्यू। F कितना है भला? 125। D कितना है? 1000 मीटर भी कह सकते हैं हम इसको। और Q कितना है? 500। हम कह सकते हैं 500 इंटू 2 इज 1000। 2 into 125 is 250. So students, out of all these options, 250 volt is the correct answer. क्वेश्चन हम एक और भी कर सकते हैं। हमने कहा कि a charge is placed at a point where intensity is E and potential is V. देन हमने उसको थोड़ा सा मूव करवाया, उसका डिस्टेंस सेपरेशन चेंज की कि जो पोटेंशियल था वो V बाई 2 हो गया। तो बताएं कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। When initial intensity is E and potential is V, then separation is changed, that potential becomes V by 2. What will be the new electric intensity? Option is E by 2, E by 4, E and 4E. स्टूडेंट्स, हमें ना सेपरेशन नहीं पता बेसिकली। एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा। वो सिंपल सी बात ये है कि अगर तो मैं कहूं कि पोटेंशियल बाद में V बाई 2 हो गया है सेपरेशन को चेंज करने से, और V ना इनवर्स ऑफ R होता है, तो लाजमन सी बात है कि R डबल हो गया, तभी तो V बाई 2 हो गया। हम इसे यूं भी कह सकते हैं। तो अगर मुझे R ही निकालना है तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। V1 कितना था? V2 कितना था? V बाई 2। ये देखिए V तो V से कट गया, 2 ऊपर आ जाएगा ना, तो R2 बिकम्स 2R, R डबल हो गया था। E के फार्मूला में इसी R को 2R कर दें। हमें तो पता है कि इंटेंसिटी फॉलो करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। जैसे ही हम R की जगह 2R पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या गेन हुआ? 1/4। सो इंटेंसिटी विल बिकम E बाय 4। स्टूडेंट्स, हम ना डायरेक्ट ऐसे रिलेशन से आंसर भी निकाल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो रेशो से भी ऐसे निकाल सकते हैं। रेशो से आप खुद निकाल के चेक कीजिएगा कैसा आंसर आता है। रेशो बनती है E2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 का स्क्वायर बाय E1। इधर आ जाएगा E2। R1 क्या था? R। R2 क्या था? 2R। R तो R से कट गया ना। 1/2 का स्क्वायर क्या बनता है? 1/4, और ये E ऊपर आ जाएगा। सो दिस बिकम्स एक्चुअली E/4। सो ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन आ गया। हमने देखा कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस हमें इंटेंसिटी और पोटेंशियल से लिंक कर इकट्ठे पूछे जाते हैं एमडीकैट के अंदर। हमने इन सारों के बाद अपने जहन में पॉइंट्स को रखना है। हमारे आज के पूरा टॉपिक का लबे-लुबाब ये है, हमारा रिजल्ट हमारा ये है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से, लेकिन एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। मैं ये बात यूं भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली पैदा होती हैं हाई पोटेंशियल से और एंड होती हैं लो पोटेंशियल पर। सेकंड रिजल्ट ये है
कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में करीब होती हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में करीब होती हैं वहां पर उनकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है, और जूं जूं आपस में लाइंस बढ़ती रहती हैं, दूर जाती रहती हैं, उसी तरह से उनमें इंटेंसिटी भी कम होती रहती है, क्योंकि चार्ज से फासला बढ़ता रहता है। ये देखें ना, ए पे फासला कम था तो आपस में लाइंस ही पास थी, बी फासला ज्यादा तो आपस में लाइंस दूर हैं, सी फासला और ज्यादा लाइंस आपस में और दूर हैं। थर्ड बात ये कि जब भी किसी कर्व्ड लाइन पर हमने डायरेक्शन निकालनी होती है तो उस एग्जैक्ट पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है जो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है। और हमारा लास्ट पॉइंट ये जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी था हमारा एफएससी में, और वो ये था कि कभी भी लाइंस एक दूसरे को आपस में क्रॉस नहीं करती, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन लाइंस होती हैं, क्लोज भी नहीं होती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहां से लाइन शुरू हुई वहां आके दोबारा मिल भी गई, नहीं, ओपन लाइंस होती हैं और क्रॉस भी नहीं करती।